हेलो दोस्तों, मैं हूं अंशिका और आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम मौली पर, जहां पर हम आपके लिए एकदम फ्री टारगेट बैच लेके आए हैं। और इस हमारे फ्री टारगेट बैच का उद्देश्य है आपको 90% क्या प्लस मार्क्स दिलाने के लिए। इसीलिए आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन क्लासेस का टाइम टू टाइम मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या शेयर कीजिए इस क्लास को, ताकि वो भी फ्री बैच का क्या है फ़ायदा उठा सकें और 90% पा सकें। ठीक है, यहाँ पर ही हमारी क्लास का क्या है शेड्यूल है कि किस किस टाइम हमारी किस सब्जेक्ट की क्लास हो रही है। आइए देखते हैं हमारी फ़र्स्ट क्लास कितने बजे होती है। हमारी फ़र्स्ट क्लास होती है सुबह 10 बजे होती है। ये हमारी साइंस की क्लास होती है। इसमें आपके लिए सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और राजन सीरीज़ का जो है प्रीवियस ईयर चल रहा है। ठीक है, इसे आप ज़रूर ही देखिए। नेक्स्ट इसमें है सुबह 11 बजे होती है, ये हमारी इंग्लिश की क्लास होती है। इसके बाद हमारी 4 बजे क्लास होती है, ये हमारी होती है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, ये इसको आप ईडीओ 1 कहते हैं। और अगली क्लास हमारी शाम को 5 बजे होती है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इसे तो आप अच्छे से जानते ही होंगे क्योंकि इसमें मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ये ईडीओ 2 है। ठीक है, मैंने भी आपके लिए पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया है और मैं आज आज से आपके लिए क्या राजन सीरीज चला रही हूँ। ठीक, आप ज़रूर इस क्लास को देखिए कि आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं 6 बजे क्लास होती है हमारी। 6 बजे हमारी हिंदी की क्लास होती है। ठीक, इसके बाद शाम को 9 बजे क्लास होती है, ये होती है हमारी मैथ की क्लास। ठीक, आप हमारी इसका टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप इसे भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल क्या है क्लास, और हमारा ये फ्री टारगेट बैच यूट्यूब पे एकदम आया है। चलिए हम देखते हैं, आज अपना स्टार्ट करते हैं क्लास। यहाँ पर मैं आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सेकंड प्रश्न पत्र की प्रिपरेशन करा रही हूँ। ठीक है, प्रिपरेशन करा नहीं रही हूँ, करा चुकी हूँ। ठीक, अब मैं लेके आई हूँ आपके लिए राजन सीरीज। ठीक है, इसमें बहुविकल्पीय जो वस्तुनिष्ठ बोलते हैं वो मैं लेके आई हूँ। ये से इंग्लिश में आप बोलते हैं आप ऑब्जेक्टिव टाइप्स। ठीक है, इस सब्जेक्ट का नाम है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। क्या नाम है? प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ठीक, चलिए देखते हैं राजन सीरीज में ये क्या है। राजन सीरीज में आपको लेके आई हूँ, इसके क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, ये बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट है। इससे आपको क्या है 4-5 नंबर कहीं नहीं गए, ज़रूर ही इनमें से क्वेश्चन जो है रिपीट भी होते हैं और पूछे जाते हैं। इसीलिए आप बहुत ही ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, ये देखिए आपको ये आया है 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है। तो इसमें हमारा पहला है अनुच्छेद, क्या दिया है, पहला दिया है अनुच्छेद 45 दिया है। ठीक है, अनुच्छेद 29(1) दिया है। इसके बाद अनुच्छेद 21 दिया है, अनुच्छेद 17 दिया है। ठीक है, अब हम बताएंगे यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 29(1). ठीक है, क्या है, अनुच्छेद 29(1) है। ठीक, को डिटेल में अपनी क्लासेस में बताया, आप उसमें जाकर देख भी सकते हैं। यहाँ पर 45 क्या है, ये हमारे शिक्षा के अधिकार अधिनियम से संबंधित है। ठीक है, इसमें यही कहा गया है कि क्या है जो हमारी शिक्षा है वो 10 वर्ष के लिए क्या है 14 वर्ष तक बच्चों के लिए क्या निःशुल्क अनिवार्य कर दी जाए। ठीक, और ये अनुच्छेद 29(1) है, ये हमारे अल्पसंख्यक वर्ग के जो हितों के लिए है उसके लिए लाया गया है। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा किस संविधान संशोधन द्वारा क्या है, किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है आपको किस संविधान संशोधन द्वारा जो है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान बनाया गया है। तो ये है 86वां संविधान संशोधन। कौन सा है? 86वां हमारा संविधान संशोधन था कि जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा को क्या है रखा गया था। ठीक, ये देखिए ये भी आया हुआ है 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है ये। ठीक है, 2020 में आया हुआ है। और 86वें संविधान संशोधन को अगर आपको पूछा जाए कि किस भाग में रखा गया है, जी हमारे भाग 4 में रखा गया है। इसमें क्या है हमारे जो मूल कर्तव्य है उनके बारे में बताया गया है, और ये जो शिक्षा से रिलेटिव क्या है सब चीज़ें बताई गई हैं। ठीक, आगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड किसके के नाम से जाना जाता है। जो केंद्रीय सलाहकार बोर्ड है वो किसके नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी देखिए 20 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम जानते हैं
हरटांग समिति के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हरटांग समिति के नाम से जानते हैं। इसमें इसका राइट आंसर दा है। ठीक है, आपको मैंने ये समिति के बारे में भी पूरा डिटेल में बताया। हरटांग समिति क्या थी, जो क्यों लाई गई थी और किसके लिए लेके आई थी, किसकी सिफारिश पे लाई गई थी। ठीक, आगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्या है, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारा जो है प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो था वो कब लागू किया गया था? ये भी आपको 2020 में पूछा गया है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो RTE जो था वो कब किया गया था? ये किया गया था, ये आपका किया गया था अप्रैल 2010 को। कब किया गया था? अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। यहाँ पर इसका राइट आंसर वाह वाला होगा। और क्या है इसके, और जो किसके तहत लाया गया था? 2009 जो अनुच्छेद 45 के तहत लाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगर आपसे पूछा जाए शिक्षा हमारा क्या है? हमारा एक मूल कर्तव्य है। ठीक, आगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सही क्रम बताइए। ठीक है, यहाँ पर इसके आपको सही क्रम बताने के पहला आयोग कौन सा आया था, फिर उसके बाद क्या आया था, इसके बाद कौन सा आया था। तो इसमें सबसे पहले आया था हमारा, सबसे पहले हमारा आया था वुड का डिस्पैच आया था। ठीक है, क्या आया था? वुड का डिस्पैच आया। इसके बाद हमारा आया है हंटर आयोग आया था। क्या आया था? हंटर आयोग आया। इसके बाद हमारा क्या आया? हमारा आया राधा कृष्ण आयोग आया। ठीक है, राधा कृष्ण आयोग किससे संबंधित है? UGC से। ठीक है, UGC से किससे संबंधित है? ये हमारा UGC से संबंधित है। ठीक है, इसमें इसे लाने वाले भी राधा कृष्ण थे, राधा कृष्ण थे। और क्या, और इसमें क्या इंपॉर्टेंस है राधा कृष्ण वाले में? ये हमारी क्या यूनिवर्सिटी से रिलेटिव था। ठीक है, ये हमारा पहला आयोग था। सही, यूनिवर्सिटी से रिलेटिव। और जो राधा कृष्ण जो हम देखते हैं, इसके बाद कौन सा आया था? पहले नंबर पे आपका आया था वुड का डिस्पैच, उसके बाद पे आया आपका हंटर आयोग, उसके बाद पे आया राधा कृष्ण आयोग, उसके बाद पे बताया कोठारी आयोग। कोठारी आयोग किसके तहत आया था? ये हमारा आया दौलत सिंह कोठारी के जो थे वो लाए थे इसी को, कोठारी आयोग को। ठीक है, इसमें क्या कहा था? कोठरी में शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा, आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक, इन सभी के बारे में क्या है मैंने अपनी क्लासेस में कराया है। आप जाके मेरी क्लासेस में, मेरी प्ले लिस्ट में जाके इन सब की क्लासेस तो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आप लगा लेना, मैं बता रही हूँ। इसमें पहला कौन सा है? ये पहले आया, फिर दूसरे नंबर पे ये आया, फिर तीसरा ये, फिर चौथा हमारा ये। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है 7 नंबर, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना जो है कब लागू की गई थी? उत्तर प्रदेश में 20 में पूछा हुआ है। आपसे पूछा जाए कि मिड डे मील जो है, इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं कि मिड डे मील क्यों लाया गया था। क्योंकि ये क्या, बच्चे जो ड्रॉप आउट करके भाग जाते थे स्कूल से, उसके लिए क्या मिड डे मील उनकी को रोकने के लिए जो है मिड डे मील योजना लाई गई थी। और ये किसके द्वारा लाई गई थी? ये हमारी केंद्र सरकार के द्वारा लाई थी। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई थी। ठीक, और जो केंद्र सरकार के द्वारा कब लाई गई थी? उत्तर प्रदेश में तो बाद में है, पहले हम देख लेते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा कब लाई गई थी। ये हमारी केंद्र सरकार के द्वारा 15 अगस्त 1995 को लाई गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा। ये आपको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसमें भी आपको ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। आप वैसे मिड डे मील के बारे में जो है मेरी क्लासेस में जाके देख सकते हैं। इसके बारे में भी मैंने क्या है पूरा विस्तार पूर्वक आपको बताया है कि ये कैसे, कब और इसमें क्या क्या जो उद्देश्य थे और बच्चों को क्या क्या कैसे कैसे इसमें फ़ायदा हुआ। ठीक है, हमारे देश में कब आई थी? ठीक है, ये आई थी पहली बार कहाँ पर आई थी? ये तमिलनाडु में आई थी। कहाँ पे? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में आई थी ये। ठीक है, और वहाँ किसके द्वारा लाई गई थी? ये वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री के कम राज द्वारा लाई गई थी। ठीक है, ये मिड डे मील योजना जो थी। ठीक है, अब हम देखते हैं ये राज्य, और अब हम देखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में ये मिड डे मील योजना थी,
वो कब लाई गई थी? ये लाई गई थी हमारे 1 सितंबर 2004 को आई थी, ठीक है, लागू किया गया था इसे, ठीक। चलिए हम आगे अब देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। यहाँ पर है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा कब लागू की गई थी? ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा कब लागू की गई थी? ये भी देखिए 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये लागू की गई थी हमारी 2004 में। कब लागू की गई थी? 2004 में। कस्तूरबा गांधी बालिका मतलब बालिकाओं को बड़ा पढ़ाई के लिए, जो शिक्षा के लिए बढ़ावा देने के लिए ये योजना लाई गई थी, ठीक है। इसमें केवल क्या है कि माना गया था, मेन माना गया था उनकी शिक्षा पर ध्यान देने के लिए। बहुत सारी चीज़ें इसमें उद्देश्य थे इसके, और बहुत सारी चीज़ें दी हुई थी इसकी, ठीक है। आप इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए जो है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के बारे में मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि कब लाई गई थी, क्या उद्देश्य थे, क्या इसका क्राइटेरिया था, ठीक है। आगे चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। ये है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की क्या विशेषता है? ठीक है, जिला प्राथमिक शिक्षा की विशेषता क्या है? ये भी देखिए यहाँ पर 2020 में आया हुआ है। इसमें पहला दिया है, शिक्षा में सबकी भागीदारी हो, नए शैक्षणिक प्रयोग हों और शिक्षा में बराबरी पर बल दिया गया था। उपयुक्त सभी, तो यहाँ पर हम आप बताएंगे कि उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि शिक्षा के कार्यक्रम जो भी आए थे जिला स्तरीय पे, उसमें क्या है, जो सबकी भागीदारी हो, शैक्षणिक प्रयोग हो, और क्या है, सबको बराबर, मतलब समान, लड़कों लड़कियों को सभी को क्या है, बराबर बल दिया गया था। चलिए हम 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्थान है। अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्थान है, मतलब कि अध्यापक शिक्षा के लिए कौन कौन से संस्थान है जहाँ से क्या है, उनको बढ़ावा मिल रहा है। ये भी आपको 2020 में पूछा गया है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा NCTE। क्या था? NCTE यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर ये आ वाला इसका जो है वो राइट आंसर है। हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा तो ये किससे लिया गया है? जो 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के प्रारंभ का अंश रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से लिया गया है? ये भी आपको 2020 में पूछा गया है। तो ये हमारा लिया है सभ्यता और प्रगति से लिया गया है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, जो NCF 2005 है, क्या NCF 2005, ये क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बताया है। चलिए हम अपने 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन, हम अपने 12 नंबर क्वेश्चन को देखते क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन है, 1992 में गठित यशपाल समिति किससे संबंधित है? क्या है? 1992 की जो यशपाल समिति है वो किससे संबंधित है? तो ये भी देखिए आपको 2020 में पूछा गया क्या है, क्वेश्चन है, और ये क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यशपाल समिति के बारे में आपको बहुत ही ज़्यादा ही पूछा जाता है। इसमें क्या होगा इसका आंसर राइट? इसमें इसका राइट आंसर है, स्कूली छात्र हैं उनके बोझ को कम करना है, ठीक है। क्या है, उनके जो बोझ है, उनके बोझ को, लर्निंग विदाउट बर्डन, क्या है, लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है। यहाँ पे ये जो यशपाल शिक्षा थी, समिति लाई गई थी 1992 में, ये इसका क्या था, मेन टारगेट बनाया गया था, इसका मेन उद्देश्य था, ठीक है, कि बच्चों को बिना बोझ के शिक्षा दी जाए। और इसमें क्या कहा गया था, इसमें ये कहा गया था जी कि जो ईयरली चाइल्डहुड होता है, क्या है, ईयरली चाइल्डहुड के लिए क्या है, नो टेस्ट की बात कही गई थी, कि क्या क्या कहा था, नो टेस्ट, उनके लिए क्या है, कोई भी उनसे टेस्ट नहीं लेना है, ठीक। और इसमें क्या कहा गया था, इसमें यही, और ये किसके द्वारा लाई गई थी, ये जो यशपाल थे उनके द्वारा ही लाई गई थी, ठीक है। तो इसीलिए इसको नाम भी क्या है, यशपाल समिति ही दिया गया। और डिग्री और नंबर्स को क्या है, इसमें इम्पोर्टेंस दी गई थी, ठीक है। वास्तविक योग्यता से ज़्यादा डिग्री और क्या था, नंबर, इस पर क्या है, इम्पोर्टेंस दिया गया था। इसमें बोझ का अर्थ ये है। अगला हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छनाई सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ठीक है, छनाई सिद्धांत जो था वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये हमारा किया गया था लॉर्ड मैकाले के द्वारा, ठीक है।
क्या किया गया था, लॉर्ड मैकाले। और छनाई सिद्धांत में क्या कहता है कि मतलब कि आप सबसे ऊपर उच्च वर्गों को शिक्षा दीजिए तो वहाँ से छन छन के जो शिक्षा है वो नीचे वर्ग तक आ जाएगी। इस छनाई सिद्धांत का यही था, ये निष्पादन सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, ठीक है, मैकाले का। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है छनाई सिद्धांत। और ये देखिए आपको 2019 और 20 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनसे भी क्या है बार बार रिपीट क्वेश्चन हो जाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे हमारा 14 नंबर है, नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी संस्तुति पर की गई थी। जो नवोदय विद्यालय था वो किसकी सिफारिश पे लाया गया था, तो ये हमारी किसकी सिफारिश पे लाया गया था, ये हमारा लाया गया था नई शिक्षा नीति 1986 की सिफारिश पे लाया गया था। नई शिक्षा नीति 1986 की सिफारिश पे लाया गया था, ठीक है। और हमारी फर्स्ट शिक्षा नीति थी, हमारी फर्स्ट शिक्षा नीति थी 1968। मैंने आपको बताया इसको उल्टा कर देंगे तो हमारी फर्स्ट शिक्षा नीति हो जाएगी, इसको फिर से पलट देंगे तो हमारी ये सेकंड शिक्षा नीति हो जाएगी। अगला हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, जब बच्चा है अपनी बीच में पढ़ाई छोड़कर ही चला जाता है तो ये क्या कहलाता है, ये अवरोध कहलाता है। ये क्या एक तरह का क्या हो गया, अवरोध हो गया। इससे क्या हो गया, बच्चा स्कूल छोड़ के चला गया है। ये हमारा 20 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है भारतीय शिक्षा आयोग का गठन जो 1982 में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। क्या इसके अध्यक्ष कौन थे 1982 में, तो इसके अध्यक्ष थे सर विलियम हंटर थे। क्या था, सर विलियम हंटर जो थे, भारतीय शिक्षा आयोग का क्या था, गठन किया गया था और इसकी ये इन्होंने क्या अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर है, हंटर आयोग का संबंध है कि हंटर आयोग का संबंध किससे है। तो यहाँ पर हंटर आयोग आया था 1882 से 83 में क्या है, हंटर आयोग लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मैकाले के विवरण पत्र का संबंध है। मैकाले के विवरण पत्र का संबंध किससे है, तो मैकाले का विवरण पत्र कब आया था, 1935 में आया था, ठीक है। मैकाले का विवरण पत्र कब आया था, 1935 में लाया गया था, ठीक। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है, यशपाल समिति के गठन किस वर्ष हुआ था। तो यशपाल समिति का गठन कब हुआ था, 1992 में हुआ था। यशपाल समिति आपके लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका उद्देश्य ले लीजिए, इसका गठन ले लीजिए, इसका चाहें आप इनके उसके बारे में ले लीजिए कि क्या क्या इन्होंने लाया गया था इस समिति के द्वारा। तो ये आपको हर तरह से क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है यशपाल समिति का। आपको मैंने अभी ऊपर बताया कि इसका मेन उद्देश्य क्या था, लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ के शिक्षा देना, इसका क्या था, मेन उद्देश्य था, ठीक है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है, डकार विश्व शिक्षा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। डकार विश्व शिक्षा सम्मेलन जो है हमारा ये हुआ था 2000 में। कब हुआ था, 2000 में हुआ था। अब हम अपने 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21 नंबर हमारा क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो गठन है किसके अंतर्गत किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का गठन कब किया गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा किया गया था इसका गठन, ठीक है। इसका गठन तो हमने देख लिया, इसका गठन जो हुआ था नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में हुआ था, लेकिन इसको लागू कब किया गया था, इसे लागू किया जाता ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को 1987 से 1988 में क्या है, इसे लागू किया गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान का संबंध है। क्या सर्व शिक्षा अभियान का संबंध है, तो ये हमारा किससे संबंध है, ये हमारा संबंधित है डकार विश्व सम्मेलन से, क्या है, संबंधित है। चलिए हम अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ब्रिज कोर्स है को समाप्त किया गया था, ठीक है। ब्रिज कोर्स को समाप्त किया गया था, कब किया गया था इसको समाप्त, इसको किया जाता गया था निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 के द्वारा इसे समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो बालकों के अधिकार की घोषणा कब की थी,
तो कब की थी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा? ये 20 नवंबर 1989 को जो है बालकों के अधिकार की घोषणा की गई थी, जिसे हम बाल अधिकार कहते हैं। इसके लिए बहुत सारे नियम और कानून भी लाए हुए हैं बच्चों से रिलेटेड। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जो मेरी क्लासेस वो मैंने कराई हैं पूरा सिलेबस, उसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। इन सब से संबंधित मैंने पूरा डिटेल में बताया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, क्या है इसको भारत सरकार ने अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 को कब अंगीकृत की गई थी? ठीक है, कब इसे अंगीकृत किया गया था? तो इसे अंगीकृत किया गया था 11 दिसंबर 1992 को क्या है, इसे अंगीकृत किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? ठीक, राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इसमें आप कंफ्यूज मत हुई, वो वहाँ पर था संयुक्त राष्ट्र संघ ने की गई थी जो बालक की अधिकार की घोषणा, उसके बारे में पूछा गया। अब यहाँ पे क्या, राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा 22 अगस्त 1947 को की गई थी। ठीक, आगे हम 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद से संबंधित बच्चों को कारखाने या जोखिमपूर्ण कार्य में लगाना दंडनीय अपराध है? ठीक है, ये हमारे क्या है, एक बाल अधिकार के अंतर्गत ये हमारा लाया गया, ये क्या कानून है, एक अनुच्छेद है। ठीक, ये अनुच्छेद किस में कहा गया है? ये हमारे अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि बच्चों को जो है खतरनाक जो कारखाने वगैरह हैं उनमें लगाना क्या है, एक दंडनीय अपराध है। इसके लिए क्या है, इसमें सजा के वह प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्या है, 28 नंबर क्वेश्चन हमारा है, किस अनुच्छेद से संबंधित है स्त्री एवं बालकों का क्रय विक्रय ही नहीं वरन स्त्रियों व बच्चों का अनैतिक व्यापार भी दंडनीय अपराध है? ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या है? इसमें हमारा राइट आंसर है अनुच्छेद 23। ठीक है, अनुच्छेद 23 में जो बच्चों का क्रय विक्रय को ही एक अपराध नहीं माना गया है, उनके अनैतिक व्यापार करना भी एक क्या अपराध माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 नंबर है, किसका कथन है? ये कथन है आपको दिया हुआ है, इसमें आपको बताना कि इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। इसमें है, मैं कल के सारे धर्म मानता हूँ। ठीक है, मैं काल के सारे तक ले जाता है। जितने भी धर्म हैं उनके मूल सिद्धांतों में कोई अंतर नहीं है। पथ भले ही अलग अलग हों, सभी धर्मों की मंजिल क्या है, एक ही है। अतः यह आवश्यक है कि सभी धर्मों को समान आदर दिया जाए। ये जो कथन दिया है ये किसका है, यहाँ पर आपको बताना है। तो ये कथन हमारा है स्वामी विवेकानंद जी का। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, विवेकानंद जी का कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, ये हमारा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत राज्य को अपनी नीति इस प्रकार संचालित करने का निर्देश दिया गया जिससे पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से क्या है, जीविका प्राप्ति के साधन, देश के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण, समान कार्य हेतु क्या है, पुरुष स्त्रियों के लिए क्या है, समान वेतन, बच्चों के लिए गरमाए वातावरण में क्या है, विकास संभव हो सके। यह अनुच्छेद किससे संबंधित है? मतलब ये पूरी जो हमने अभी पढ़ा है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है? तो ये हमारे अनुच्छेद 29 के अंतर्गत कहा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन हमारा है, डाइट है इसका कार्य है, डाइट का कार्य क्या है? बीटीसी प्रशिक्षण करना, जो बीटीसी के छात्र होते हैं उनका प्रशिक्षण देना, सेवारत प्रशिक्षण देना, जो टीचर्स हैं उनको प्रशिक्षण देना, विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण देना, जो विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण है वो देना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर क्या है, आप बताएंगे डाइट के जो हैं हमारे ये सभी क्या है, ऑल कार्य हैं, डाइट के हमारे ये कार्य हैं। यहाँ पे हम डाइट की एक बार फुल फॉर्म देख लेते हैं। क्या है फुल फॉर्म? इसकी फुल फॉर्म है जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जो क्या है, जो डाइट की हमारी क्या है
ये फुल फॉर्म है, ये आपसे बहुत पूछी जाती है, ये आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में, इसके कार्य जो हैं, इनके बारे में मैंने आपको अपनी क्लास में बताया। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके मेरी क्लासेस देख सकते हैं। इसमें आपको इन क्वेश्चंस के सारे जो है डिटेल में पता चल जाएगा कि किसमें क्या क्या उद्देश्य हैं और क्या क्या क्राइटेरिया शिक्षा के लिए रखा गया है। और ये डाइट हमारा जो है, जो जिला स्तरीय ये क्या है, शैक्षिक संगठन है। ठीक, अगला हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जिला परियोजना कार्यक्रम का उद्देश्य है। जो जिला स्तर पर जो योजना चलाई जाती हैं, कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उनका उद्देश्य क्या है? शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को क्या है, पूर्ण करना है, बीआरसी प्रशिक्षण करना है, विद्यालय भवन का निर्माण करना है, उपयुक्त सभी है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी हमारा आंसर होगा। यहाँ पर हमारा 33 नंबर है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? 6 से 14 वर्ष वर्ग के जो छात्र हेतु अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। तो हमारा ये किस धारा के अंतर्गत जो है ये प्रावधान रखा गया है कि बच्चों को क्या है, 6 से 14 वर्ष को क्या है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। तो हमारी धारा क्या है, 45 के अंतर्गत ये रखा गया है। इसके बारे में भी मैंने धारा 45 के बारे में आपको डिटेल में मैंने अपनी क्लास में पढ़ाया है, आप जाके देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शिक्षा बिना बोझ के संबंध है। तो ये किससे है संबंधित है? ये हमारा यशपाल समिति से संबंधित है। मैंने आपको बताया है कि यशपाल समिति जो है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप इसकी सन ले लीजिए कि कब आई थी, किसके द्वारा लाई गई थी, इसका मेन उद्देश्य क्या था, इन सब से रिलेटिव क्या है, इस यशपाल समिति हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। आप लाइक नहीं करते हैं, आप बस क्लास देखते रहते हैं, लाइक नहीं करते हैं। यहाँ पर जो यशपाल समिति आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अगर आपको इसे डिटेल में पढ़ना है तभी आपको इसे समझ में आएगा। आप इसके लिए मेरी प्लेलिस्ट में जाके यशपाल समिति के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगला हमारा है 35 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी? जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो कब बनी थी? तो ये हमारी बनी थी 1986 में बनी थी। ये हमारी क्या थी? दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। हमारी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1968 में थी। ये हमारी पहली शिक्षा नीति थी। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुल कितने खंडों में बांटा गया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कितने खंडों में बांटा गया था? ये हमारे 12 खंडों में इसको बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस स्तर पर की गई थी? तो जनपद स्तर पर, मंडल स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर। तो ये हमारी किसके स्तर पर की गई थी? ये हमारी ब्लॉक स्तर पर की गई थी। ठीक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना, इसमें क्या है, बालिकाओं को जो है महत्वता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 38 नंबर है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कितने वर्ष तक की शिक्षा दी जाती है? यहाँ पर आपको क्राइटेरिया पूछा है कि जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है उसमें कितने वर्ष तक की शिक्षा जाती है? तो इसमें 3 वर्ष तक की शिक्षा दी जाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं का जो आयु वर्ग है वो कितना है? तो 11 से 14 वर्ष तक की क्या है, आयु सीमा बताई गई है। एक आप ले लीजिए यशपाल समिति, ठीक है, एक ले लीजिए कस्तूरबा गांधी। ये दोनों आपके लिए क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अपने 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस प्रकार के ब्लॉक में की जाती है? ठीक है, तो शैक्षिक रूप से पिछड़े हों, जो शिक्षा से पिछड़े हों उनके लिए की जाती है, या शैक्षिक रूप से परिपूर्ण हो, या दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम किसके लिए की जाती है? जो शैक्षिक रूप से पिछड़े जो हैं, ब्लॉक स्तर हैं, वहाँ पर कस्तूरबा गांधी बालिका योजना की क्या स्थापना की जाती है। इससे क्या है, बालिका को प्रोत्साहन मिलता है और वो अपनी शिक्षा पूरी कर पाती हैं। इसके बाद हमारा 40 नंबर कंप्लीट हुआ। यहाँ पर 41 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिका को किस कक्षा में प्रवेश दिया जाता है? अब यहाँ पर आपको कक्षा पूछा है, अभी आपको यहाँ पर क्या पूछा था कि आयु वर्ग पूछा था। उससे पहले मैंने आपको कितने वर्ष तक की शिक्षा ये बताया, और इसके बाद जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है इसमें पूछा गया किस स्तर पर की जाती है, तो ब्लॉक स्तर पर की जाती है।
और कितने वर्ष तक की शिक्षा? 3 वर्ष तक की शिक्षा होती है। और वर्ष बच्चों की आयु सीमा क्या होती है? 11 से 14 वर्ष होती है। अब यहाँ पे आपसे ये भी पूछ लिया कि किस कक्षा में बच्चे जो है प्रवेश लेते हैं। 6 में लेते हैं, 8 में लेते हैं, 7 में लेते हैं, सभी कक्षा में तो नहीं ले सकते हैं। तो इसमें हमारा 6 होगा जो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं को शिक्षा जो है किस कक्षा में दी जाती है? तो कौन कौन सी कक्षा में दी जाती है? 6, 4, 4, 6, कक्षा 5। यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या है? हमारा राइट आंसर है 6, 7, 8 में जो है बच्चों को शिक्षा दी जाती है। 6, 7, 8 में। ये आपको ऊपर नीचे हुआ, ए ऊपर आ नंबर ऊपर आएगा, बा वाला नीचे जाएगा, लेकिन इसमें आंसर इसका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष होता है, जो ग्राम शिक्षा समिति होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है? कि प्रधानाध्यापक होंगे, अध्यापक होंगे, या ग्राम प्रधान होगा? तो यहाँ पे जो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है ग्राम प्रधान होता है। ग्राम से संबंधित है तो ग्राम प्रधान ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होता है। जो ग्राम शिक्षा समिति होती है उसका सचिव कौन होता है? उसका सचिव प्रधानाध्यापक होंगे, ग्राम प्रधान होंगे, या अध्यापक और प्रधान दोनों में होंगे? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो प्रधानाध्यापक होंगी वो हमारी क्या होंगी? सचिव होती ग्राम शिक्षा समिति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम शिक्षा समिति में कितने अभिभावक होते हैं? यहाँ पर जो एक तो सचिव होता है जो आपका प्रधानाचार्य होते हैं, और यहाँ पर अध्यक्ष आपका ग्राम प्रधान होता है। अब यहाँ पर अभिभावक भी होते हैं। यहाँ पर कितने अभिभावक की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर 3 अभिभावक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ग्राम शिक्षा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? कुल टोटल सदस्य पूछे हैं। कुल टोटल सदस्य इसमें क्या होते हैं? कितने होते हैं? 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, एक तो आपका अध्यक्ष हो गया, ठीक है, अध्यक्ष हो गया, एक सचिव हो गए, और 3 क्या होते हैं? 3 आपके पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, 3 यहाँ पर पेरेंट्स होते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम शिक्षा समिति में कितने महिला अभिभावकों की आवश्यकता होती है? जो महिला अभिभावक होते हैं वो कितने होते हैं? वो आपकी एक हो सकती है। ठीक है, एक महिला अभिभावक की क्या होती है? आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलो चलते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 48 नंबर क्वेश्चन है, ये है ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस धारा के अंतर्गत किया गया? अब यहाँ पर आपको धारा भी पूछ ली गई है। यहाँ पर धारा क्या होगी? धारा 12 के अंतर्गत क्या है? ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? अब किस वर्ष किया गया था? ये हमारा 2000 में किया गया था। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा का गठन किस वर्ष हुआ था? जो उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा थी उसका गठन किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था हमारा 1972 में बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया था। ठीक, आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। और यहाँ पर हमारे आज राजन सीरीज के जो 50 प्रैक्टिस सेट में लेके आई थी वो आपका पूरा हो गया है। बहुविकल्पीय 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट जो है आपका पूरा हो गया है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।